आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय समास को पढ़ रहे हैं और समास में इस समय हम लोग तत्पुरुष समास को समझ रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने तत्पुरुष समास को ही बताया है। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, इन सब पर हमने प्रकाश डाला। उसमें तत्पुरुष के क्या मतलब होते हैं इसको हमने बताया। तस्य पुरुषः तत्पुरुषः, सः पुरुषः तत्पुरुषः। इन दोनों के आधार पर यानी इन के आधार पर तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा व्यधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष समास को हमने पिछले वीडियो में समझा कि समान अधिकरण यानी समान विभक्ति वाले समास को ही हम समानाधिकरण समास कहते हैं। अब समान विभक्ति वाले समास कौन कौन है? तो पहला तो कर्मधारय आ जाता है, कर्मधारय समास, जो कि विशेषण और विशेष्य का समास होता है। विशेषण में भी वही विभक्ति लगेगी और विशेष्य यानी उसके संज्ञा पद में भी वही विभक्ति लगेगी। यह समानाधिकरण समास के भेद हैं। और दूसरा हमने बताया कि संख्या पूर्वो द्विगु यानी द्विगु समास, वह भी समानाधिकरण तत्पुरुष समास का ही भेद है। यानी जिसका पहला पद संख्यावाचक हो वह भी जो है समानाधिकरण तत्पुरुष समास है और उसे द्विगु समास कहते हैं। जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास हम कहते हैं। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था। उसके बाद अगला भेद था, यानी दो भेदों में, एक समानाधिकरण और एक व्यधिकरण में हम लोगों ने व्यधिकरण को नहीं समझ पाया था। उस वीडियो में हम लोगों ने व्यधिकरण को नहीं समझ पाया, तो अब मैं बताने जा रही हूं कि यह व्यधिकरण क्या है। आइए देखते हैं यह व्यधिकरण क्या है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास यानी ठीक उसके उल्टा। समानाधिकरण हम लोग पढ़े, यानी समान विभक्ति वाले को समानाधिकरण कहते हैं। अब है कि असमान विभक्ति वाले को हम लोग व्यधिकरण कहेंगे। असमान विभक्ति वाले को हम लोग क्या कहेंगे? व्यधिकरण समास कहेंगे। अधिकरण विभक्ति असमान, यानी इस समास में जो विभक्ति लगी रहेगी वह एक समान नहीं होगी। ऐसा नहीं कि जो पूर्व पद में है वही बाद वाले पद में भी होगी, ऐसा यहाँ पर बाध्यता नहीं है। जैसे मासेन पूर्वः, देखिए पहला पद मासेन है और दूसरा पद पूर्व है। मासेन में तृतीया है, पूर्व में प्रथमा है। उसी तरह आचरेण निपुणः, आचरेण में तृतीया है और इसमें प्रथमा है, यानी दोनों में अलग अलग विभक्ति लगी हुई है। यानी यह व्यधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मासेन पूर्व, मास पूर्व, आचरेण निपुण, आचार निपुण, इस तरह से हम लोग जब इसको विस्तारित रूप से पढ़ेंगे तो हर उदाहरण पर विशेष रूप से फोकस डालेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। अब आइए देखते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष समास के, यानी जो भिन्न भिन्न विभक्तियां होती हैं, यानी जो पहला पद है दूसरा पद है, तो दोनों पदों में एक समान विभक्ति न रह करके अलग अलग विभक्ति होती है, यानी व्यधिकरण तत्पुरुष समास
के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। बहुत आसान है इसको समझना। इसमें क्या है कि द्वितीय तत्पुरुष समास जो है, इसमें पहला पद जो है द्वितीय विभक्ति में होगा। इसी तरह से तृतीय तत्पुरुष समास का जो है पहला पद तृतीय में, यह तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चतुर्थी तत्पुरुष समास का पहला पद जो है चतुर्थी विभक्ति में, पंचमी का पहला पद पंचमी में, षष्ठी का षष्ठी में, सप्तमी का सप्तमी में। इससे पहचान होती है कि कौन द्वितीय तत्पुरुष है, कौन तृतीय तत्पुरुष है, कौन चतुर्थी तत्पुरुष है, और कौन पंचमी, कौन षष्ठी, कौन सप्तमी। यानी व्यधिकरण के 6 भेद हैं, है ना? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। आप लोग को याद हो गया होगा। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि समानाधिकरण का मतलब क्या है और व्यधिकरण का मतलब क्या है। यानी तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये दोनों क्या चीज है। हम लोग व्यधिकरण के 6 भेदों में 6 को जो है एक एक करके यानी बारी बारी से हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास को समझ लेते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, इसमें पहला पद द्वितीय विभक्ति में होता है। यानी जिस समासिक पद का पहला पद द्वितीय विभक्ति में हो वह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाता है। ये मुख्य रूप से कुछ शब्दों में आते हैं, जैसा कि मैं अभी अभी आप लोग को बताने जा रही हूं कि किन किन शब्दों में विशेष रूप से आते हैं। आइए हम लोग द्वितीय तत्पुरुष समास को समझते हैं। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें पहला पद द्वितीय विभक्ति में होता है। द्वितीय तत्पुरुष में क्या होता है? पहला पद द्वितीय विभक्ति में होता है। हम लोग एक सूत्र के माध्यम से ये समझेंगे कि किन किन चीजों में ये द्वितीय विभक्ति होती है, किन किन शब्दों में ये द्वितीय विभक्ति होती है और कहां कहां पर यह द्वितीय तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं, द्वितीय श्रितातित पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्न है। अब हम लोग एक एक शब्द को समझेंगे, एक एक शब्द के आधार पर उदाहरण बनाएंगे और उन उदाहरणों को समझेंगे। आइए देखते हैं कैसे। श्रित, श्रित का मतलब होता है आश्रित। यहां देखिए, इसके पहले पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है कृष्णम। इस तरह यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। और अब द्वितीय तत्पुरुष समास तो है, लेकिन एक तत्पुरुष समास है, इसको कैसे हम लोग जानेंगे? द्वितीय विभक्ति से तो द्वितीय पकड़ ली, लेकिन ये तत्पुरुष समास है कि नहीं है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कृष्णम श्रितः यानी कृष्ण के आश्रित। अब यहाँ पर ये पहला पद कृष्ण है, कृष्णम है, और दूसरा पद श्रिता है। यहाँ समास करेंगे तो कृष्णाश्रिता हो जाएगा। दोनों का अर्थ हालांकि एक ही निकलेगा। कृष्णम श्रिता यानी कृष्ण के आश्रित, कृष्णाश्रिता यानी कृष्ण के आश्रित।
की कर रहे हैं। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और प्रथम पद द्वितीय विभक्ति में है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। दूसरा उदाहरण अतीत यानी अतीतः, दुखम अतीतः यानी दुख से परे, दुखातीतः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुखातीतः। यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि इसके पहले पद में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, दुखम। इस तरह यह द्वितीय तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष को पहचानने के लिए जैसा कि दुख से परे, ऐसा अतीत के अर्थ की प्रधानता है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। अगला है पतित, गर्तम पतितः, गर्तम, ध्यान दीजिए यहाँ पर, गर्तम में द्वितीय विभक्ति है और पतितः इस के अर्थ की प्रधानता है, यानी यह पहला पद है गर्तम जिसमें द्वितीय विभक्ति हुई है और दूसरा पद है पतितः जिसके अर्थ की प्रधानता है। ये दोनों चीज ये बताते हैं कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास है। गर्त गर्त पतितः समास क्या हो जाएगा, गर्त पतितः यानी गड्ढा में गिरा हुआ, गड्ढा में गिरा हुआ। अब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं कि गर्तम में तो द्वितीय विभक्ति है, ये द्वितीय तत्पुरुष की पहचान है और पतितः जो शब्द है दूसरा पद, यानी यहाँ भी दूसरा पद, इसी के अर्थ की प्रधानता है। प्रधानता यहाँ पर गड्ढे की नहीं है, यहाँ पर बात केवल गड्ढे की नहीं की जा रही है, बल्कि गड्ढे में गिरा हुआ, जो गड्ढा में गिरा हुआ है हमारा इशारा उसकी तरफ है, इसलिए प्रधानता दूसरे पद की है, यानी पतितः की है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। अगला है गत यानी गतः, अस्तम गतः, अस्त गतः यानी अस्त को प्राप्त, यहाँ भी दूसरे पद की प्रधानता है और पहले पद में द्वितीय विभक्ति है, इसलिए यह द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। अगला है अत्यस्त, ग्रामम अत्यस्तः यानी गांव में फेंका हुआ, ग्रामास्त्यस्तः गांव में फेंका हुआ। ध्यान दीजिए यहाँ पर ग्रामम द्वितीय विभक्ति में है और ये प्रथमा विभक्ति में है, लेकिन प्रधानता किसकी है, ये पहले पद की नहीं बल्कि बाद वाले पद अत्यस्त की है, यानी फेंका हुआ की प्रधानता है। जो इसका अर्थ निकल रहा है फेंका हुआ, इसी की प्रधानता है। गांव में, तो गांव में क्या, गांव में क्या, यानी गांव में की प्राथमिकता नहीं है, गांव में जो चीज फेंका हुआ है हमारा इशारा उसकी तरफ है, यानी हम लोग उसको भी बता रहे हैं कि गांव में फेंका हुआ। इस तरह दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता है, यानी पहला पद द्वितीय विभक्ति में है और नियम के अनुसार इसका पहले पद का अर्थ प्रधान नहीं है बल्कि दूसरे पद का अर्थ प्रधान है। इस तरह यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसी तरह ग्रामम प्राप्तः, ग्रामम प्राप्तः, ग्रामम में द्वितीय विभक्ति है यानी द्वितीय तत्पुरुष है और पहला पद ग्रामम है, दूसरा पद प्राप्तः है, तो ग्राम प्राप्तः यानी यहाँ पर केवल गांव को इशारा नहीं किया जा रहा है, गांव को पहुंचा, यानी गांव में पहुंचा। कोई व्यक्ति कोई है जो कि गांव में पहुंच गया, हमारा इशारा उसकी तरफ है, इसलिए यहाँ भी दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता है। इस तरह यह तत्पुरुष समास है और पहले पद में द्वितीय विभक्ति होने के कारण यह द्वितीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरह से आपन, धनम आपन्नः, धनापन्नः
यानी धन को प्राप्त। अब यहां भी आप देखेंगे कि क्या है कि पहले पद में द्वितीय विभक्ति है और दूसरे पद के अर्थ की प्रधानता है, इस तरह यह भी द्वितीय तत्पुरुष समास है। इस तरह आप लोग द्वितीय तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से समझ गए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग द्वितीय तत्पुरुष समास को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसमें अभी और है, द्वितीय तत्पुरुष समास में भी अभी और है, जिसको कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।